नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आर के एफ स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। अभी एग्ज़ाम सिटी आप सभी को पता चल चुकी होंगी, उसी से संबंधित हमारा ये वीडियो है। ये जो है 10 प्रैक्टिस सेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सॉल्व करवाऊँगा। और ये फ्रेंड्स जो वीडियो होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने टो सीरीज के 10 प्रैक्टिस सेट आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियो तैयार किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसमें सबसे पहला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन हैं प्रस्तावना, भाग 3, भाग 10 और भाग 1। तो फ्रेंड्स, बता दें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की जो झलक दिखाई देती है वो संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देती है, इसलिए ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रस्तावना में। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और पूरी तरीके से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, संविधान जो है पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, कहाँ से। ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या लंघनाज से। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मध्य गंगा घाटी प्रतापगढ़ जिला है, यानी यूपी का एक प्रतापगढ़ जिला है, जहाँ पर सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा का उत्खनन किया गया था। यानी प्रतापगढ़ जिले में ये तीनों हैं, सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा। यहाँ पे उत्खनन यानी कि खुदाई की गई थी। उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव जो कंकाल हैं वो पाए गए थे। इनमें से 3 मानव कंकाल वाला एक साथ जहाँ पे दफनाया गया था, वो जो एक स्थान है फ्रेंड्स, जहाँ पे 3 मानव कंकाल मिले थे वो था दमदमा। यानी दमदमा में एक साथ में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले थे। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये प्रश्न आपके लिए इजी हो सकता है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि जो महान स्नानागार था वो मोहनजोदाड़ो था, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से मिला था। पुराणों की संख्या में बताने की पुराणों की कितनी संख्या है। ऑप्शन है 16, 18, 19 या 21। तो सभी को पता है कि पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न नंबर 6 है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। यानी हेलियोडोरस का बेस नगर किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से संबंधित है। यानी हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है किससे, वासुदेव से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवत धर्म में संबद्ध प्रथम उपलब्ध जो स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है, इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। फ्रेंड्स, इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत या वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। हेलियोडोरस को देवताओं का देवता कहा गया है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। तो फ्रेंड्स, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम इसका बिल्कुल सही होगा। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था। यानी कि जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण
हुआ था वो सिंध पर हुआ था, 8वीं शताब्दी में हुआ था, इतना याद रखना। अब प्रश्न नंबर 8 है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी किसने? विजय राय ने, हरिहर सेकंड ने, हरिहर और बुक्का ने, या ऑप्शन डी है बुक्का सेकंड ने। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सही हो जाएगा सी, हरिहर और बुक्का ने। प्रश्न नंबर 9 है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ऑप्शन है कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, या मालाबार तटीय मैदान। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी फ्रेंड्स, कोरोमंडल तटीय मैदान। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है, यानी कि दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? ऑप्शन है कन्याकुमारी अंतरीप, कैलीमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, या ऑप्शन डी है त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स इसके साथ हम बता दें कि इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। यह भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर है, जो कि कन्याकुमारी अंतरीप है। ठीक है, यानी दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी अंतरीप है। भारत के दक्षिण छोर का नाम तो फ्रेंड्स निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जबकि मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर जो है वो कन्याकुमारी अंतरीप है। इतना जरूर याद रखना है, यानी कि अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम छोर तो इंदिरा पॉइंट कहा जाएगा, और अगर ये पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है तो इन कन्याकुमारी अंतरीप कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है बोमडिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग सिक्किम। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन ए गलत होगा। और ऑप्शन बी है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा फ्रेंड्स सिक्किम में पड़ता है, इसलिए ये भी गलत होगा। और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, जबकि रोहतांग दर्रा जो है फ्रेंड्स वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? पेडोलॉजी किसका विज्ञान? ऑप्शन है मिट्टी, बाल्यावस्था, रुग्णता, त्वचा रोग, या भूजल। तो फ्रेंड्स पेडोलॉजी भूमि के अध्ययन को कहा जाता है, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13 है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकाय है? तो फ्रेंड्स बता दें कि ऑप्शन इसमें जो लोनी वाला है ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लोनी नदी जो है इसका निकास अंतर्देशीय जल निकास है इस नदी पर। यह अजमेर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी में अरावली श्रेणी से निकलती है और उसके बाद कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है, इसलिए इस नदी को अंतर्देशीय जल निकास वाली नदी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? ऑप्शन है चावल, मक्का, गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, बाजरा, चना, चावल, गेहूँ, सरसों और चना। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो गेहूँ, सरसों और चना की फसल होती है वो रबी के मौसम में यानी रबी फसल होती है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूँ, सरसों और चना। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15 है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड जो है तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगर देखा जाए कि कोयले के भंडार में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य उड़ीसा है, जबकि तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र जो है तो तारापुर है, यह मुंबई में पड़ता है, लगभग 1969 में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18 है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा? ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल, थारू। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय है वो भील है, राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है भील। उसके बाद में दूसरे नंबर पर गोंड आता है, यानी कि भील सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण।
तो अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक दूर वरुण ग्रह है सूर्य से। अगर इसका क्रम देखा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होता है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतर स्तर है? तो ऑप्शन है वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर, मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर और तापमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि सबसे पहला निम्नतम का मतलब है सबसे पहला क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद में आपका आता है समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, उसके बाद वायुमंडल आता है। ठीक है, तो यानी सबसे निम्नतम कौन सा होगा? क्षोभ मंडल होगा। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21 है, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्यों कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शरतकालीन विषुव, खगोलीय विषुव, शीतकालीन विषुव या वसंतकालीन विषुव। तो फ्रेंड्स 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि शीतकालीन विषुव कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मध्य केंद्र, मूल केंद्र, उत्त केंद्र, अंतः केंद्र। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल सही होगा, उत्त केंद्र यानी कि एपी सेंटर कहा जाता है पृथ्वी के की सतह पर भूकंप के केंद्र को। ठीक है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 23 है, 23 अगस्त 2021 को शुरू किए गए फोरम फॉर कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के संबंध में दिए गए विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन है इसकी शुरुआत नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि जो भारत में फोरम फॉर कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शुरू किया गया है वो नीति आयोग और WRI यानी कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसे NDC ट्रांसपोर्ट और इनिशिएटिव फॉर एशिया यानी NDC-TIA परियोजना के तहत शुरू किया गया है। ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं, आप प्रश्न को दोबारा एक बार पढ़ लीजिए, इसमें बात क्या पूछ रहा है। तो संबंध में दिए गए विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? आपको इतना जरूर याद रखना है। कभी कभी ऐसा होता है हम प्रश्न जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं और हम उसे सही वाला टिक करके चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन 2 तो सही है। अब ऑप्शन सी और डी में से कोई एक सही नहीं होगा। चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इस परियोजना का उद्देश्य केवल भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम स्तर को नीचे लाना है। यहाँ पे बात कर रहा है केवल भारत की, तो केवल भारत की नहीं फ्रेंड्स, जो ये परियोजना स्टार्ट की गई है ये एशिया के लिए की गई है, ना कि सिर्फ भारत के लिए, यानी कि ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं। NDC में NDC-TI इंडिया घटक प्रभावी नीतियों की एक सुसंगत रणनीति विकसित करने और देश में परिवर्तन क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के लिए एक बहुहितधारक मंच के गठन पर केंद्रित है, यानी कि ऑप्शन डी भी सही होगा। जो गलत नहीं है वो ऑप्शन सी वाला होगा, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 24 है, 25 अगस्त 2021 को किस देश की अध्यक्षता में इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी? यानी कि जो इब्सा की बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी, हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स इब्सा की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई थी, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा। और अध्यक्ष रूप में भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने इसमें भाग लिया था, यानी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, अगस्त 2021 में शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए है 23 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP खंड 1 और 2 का शुभारंभ किया। हाँ, ये बात सही है, यानी कि 23 अगस्त को जो हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने राष्ट्रीय विमुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ऑप्शन बी और सी देखते हैं। बी में क्या हुआ है, यह पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है। ऑप्शन बी भी सही होगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी है, यह वित्त मंत्रालय के तहत परिसंपत्ति विमुद्रीकरण के अधिशेष पर आधारित है। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है ये वाला गलत है, क्योंकि ये वित्त मंत्रालय के तहत नहीं है। ये जो केंद्रीय बजट हुआ था, यानी जो केंद्रीय बजट हुआ था, इस पर आधारित है, ना कि वित्त मंत्रालय पर। यानी कि ऑप्शन इसका सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 यानी डिस्क 5.0 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 19 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 का शुभारंभ किया। ये वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी कि जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 है वो 19 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्री द्वारा शुरुआत की गई थी। और कथन 2 है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 1.0 वर्ष 2018 में लॉन्च हुआ था। ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 1.0 2018 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ऑप्शन इसके दोनों सही हैं। ऑप्शन यानी कथन दोनों सही, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है फ्रेंड्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड्स बता दें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होती है जो अर्थशास्त्र के सभी इकाइयों का अलग अलग अध्ययन करता है, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो अर्थशास्त्र की सभी इकाइयों का एक साथ में अध्ययन करता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अगर शब्दों की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो रेगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गतिरोध, स्टैगफ्लेशन, चल स्फीति या अस्फीति। तो फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ की उपस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जून, 5 जून, 10 अक्टूबर या 8 मार्च को। तो फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही प्रसिद्ध दिवस है और ये लगभग परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 8 मार्च को सभी को पता है कि विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को फ्रेंड्स हिंदी दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 31 है, पुस्तक द ग्रेट बिग लायन के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, एक लेखिका है 7 वर्षीय, जो एक लेखिका है कनाडा की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ग्रेट बिग लायन। द ग्रेट बिग लायन इन्होंने पुस्तक लिखी थी और यह भारत में इस बार वर्ष 2021 में है प्रकाशित हुई थी। इनका नाम है क्रिसिस नाइट। क्रिसिस नाइट ने यह पुस्तक लिखी थी और ये मात्र 7 वर्षीय जो फ्रेंड्स हैं बालिका हैं, कनाडा की रहने वाली हैं, इतना याद रखना। प्रश्न नंबर 32 है, 25 अगस्त 2021 को संपन्न टेबल टेनिस प्रतियोगिता ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यानी ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बताते हैं कि जो भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जी साथियान, इन्होंने जीता था वर्ष 2021 का ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन। उप विजेता की बात करें तो यूक्रेन के रहने वाले हैं एवहेन प्रिस्चेपा, इन्होंने ये उप विजेता थे। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, 25 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस देश की साइकिलिस्ट पीज ग्रेको ने जीता? यानी कि पीज ग्रेको किस देश की रहने वाली है, हमें ये बताना है। पीज ग्रेको किस देश की रहने वाली है? तो फ्रेंड्स, 25 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं पीज ग्रेको, इन्होंने जीता था।
ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, 18 अगस्त 2021 को संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्यों के संस्कृति मंत्रियों की 18वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, हमें ये बताना है। यानी कि भारत की तरफ से इस बैठक में कौन शामिल हुआ था? ऑप्शन है मीनाक्षी लेखी, जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद सिंह पटेल। तो फ्रेंड्स जो अभी संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के जो संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है 18वीं वर्चुअल बैठक, इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो हैं अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगस्त 2021 में किन देशों के बीच पहला अल मोहेद अल हिंदी अभ्यास का समुद्री संस्करण आयोजित हुआ है? ऑप्शन है भारत और बहरीन, भारत और यूएई, भारत और कतर और भारत एवं सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत और सऊदी अरब। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच में ये वाला जो नौसेना अभ्यास है ये हुआ है। इसका जो फ्रेंड्स इसमें जो शामिल होने वाला हमारी तरफ से जो नौसैन्य अभ्यास में आईएनएस कोची ने भाग लिया था, यानी कि जो इसमें भाग लेने वाला नौसेना का हमारा जो जहाज़ था वो आईएनएस कोची था। 25 अगस्त 2021 को पंडित शुभंकर बनर्जी का निधन हो गया, वे थे यानी पंडित शुभंकर बनर्जी कौन थे, हमें ये बताना है। ऑप्शन है सितार वादक थे, तबला वादक थे, वायलिन वादक थे या संतूर वादक थे। तो फ्रेंड्स पंडित शुभंकर बनर्जी तबला वादक थे। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, इतना याद रखना है बस। प्रश्न नंबर 38 से 23 जुलाई 2021 को किसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स 23 जुलाई 2021 को वाइस एडमिरल विनय बधवार, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वाइस एडमिरल विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 39 है, अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शंस हैं देवेंद्र झाझरिया, टेकचंद, मरियप्पन थंगावेलु और अवनी लखेरा। तो फ्रेंड्स जो उद्घाटन समारोह था टोक्यो पैरालंपिक के, उसमें उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो टेकचंद थे। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बन चुकी हैं अवनी लखेरा, और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 1 गोल्ड भी जीता है और 1 फ्रेंड्स कांस्य जीता था। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को कहते हैं। तो फ्रेंड्स बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को कहते हैं वनीकरण। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, खाली स्थान छोड़ के को सामान्य रूप से शैल मलबा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि हमें इस रिक्त स्थान को भरना है। ऑप्शंस हैं भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन। तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाता है वो है भूस्खलन, यानी भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल मलबा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 42 नंबर है, 14 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत और रूस के मध्य समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की। कोकिंग कोल का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, यानी कोकिंग कोल का उपयोग किस में किया जाता है हमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं इस्पात निर्माण में, वस्त्र निर्माण में, कंप्यूटर निर्माण में और कागज़ निर्माण में। तो फ्रेंड्स जो कोकिंग कोल होता है उसका उपयोग जो होता है वो इस्पात निर्माण में होता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इस्पात निर्माण। प्रश्न नंबर 43 है, मई 2021 में किस उर्वरक निर्माता कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया है? तो फ्रेंड्स
अभी हाल ही में विश्व का पहला नैनो यूरिया इफ़को कंपनी ने प्रस्तुत किया है, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इफ़को। प्रश्न नंबर 44 है, जुलाई 2021 में किस भारतीय वित्तीय संस्था ने खुदरा निवेशकों के लिए आरडीजी अकाउंट यानी कि रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आरडीजी अकाउंट खोलने की घोषणा आरबीआई द्वारा किया गया था, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, अप्रैल 2021 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण हेतु कुल कितनी राशि का आवंटन अगले 4 वर्षों में किया जाएगा? ऑप्शंस हैं 750 करोड़ रुपए, 775 करोड़ रुपए, 945 करोड़ रुपए या 847 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 945 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में अगले 4 वर्षों में इतनी राशि का आवंटन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। ऑप्शंस हैं उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दरों का। ऑप्शन बी है उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दरों का। ऑप्शन सी है निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दरों का। और ऑप्शन डी है निम्न जन्म और उच्च मृत्यु दरों का। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जनसंख्या में उच्च वृद्धि जो है तो उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दरों का अभिलक्षण है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्राज़ील के बाद फ्रेंड्स वियतनाम और उसके बाद कोलंबिया देश आते हैं। द्रुमा और शेष यानी कि स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? बर्न कृषि अर्थात झूम खेती, जिसे भारत में झूम खेती कहते हैं, उसी तरीके से विदेशों में अलग अलग नाम से उस कृषि को कहा जाता है। तो मिल्पा किस देश में कहा जाता है? तो मिल्पा के नाम से मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में जाना जाता है झूम खेती को। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राज़ील और अमेरिका में। एल नीनो है, एल नीनो क्या है? ऑप्शन हैं उष्ण समुद्री धारा, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ या टाइफून का दूसरा नाम। एल नीनो फ्रेंड्स जो है तो उष्ण समुद्री धारा है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एल नीनो धारा को विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। या दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के पश्चिमी तट पे लगभग ये प्रवाहित होती है उष्ण समुद्री धारा। विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो फ्रेंड्स, विश्व में लगभग 70% धरातल पर पानी है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, ITCZ में सी का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, बता दें कि ITCZ का पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इसमें सी का जो अर्थ है वो कन्वर्जेंस है। ऑप्शन इसका फ्रेंड्स डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ऑप्शन बी सही होगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो फ्रेंड्स, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1532 में किया था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो औरंगजेब था, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 2 बार कब कब हुआ था मैं आपको बताता हूँ। पहली बार 31 जुलाई सन 1658 को हुआ था और दूसरी बार 15 जून 1959 को इसका राज्याभिषेक किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो फ्रेंड्स, जो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था सन 1599 में। तो 1599 में जो गठन हुआ था, इस समय भारत का बादशाह अकबर था, क्योंकि अकबर का जो कार्यकाल है वो 1556 से 1605 है। इसलिए
जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का बादशाह अकबर था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। ऑप्शन हैं लॉर्ड एलन बरो के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, या लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, या ऑप्शन डी है लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। तो फ्रेंड्स, जो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय हुआ था उस समय जो भारत के जो फ्रेंड्स अंग्रेज शासक थे वो लॉर्ड एलन बरो थे। तो इन्हीं के समय में अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। वंदे भारत गीत किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स, वंदे भारत गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंदमठ जो पुस्तक है उससे लिया गया है, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। बता दें कि वंदे मातरम जो गीत है इसको सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन फ्रेंड्स कब हुआ था? अगर आपको पता है तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, यानी सबसे पहले किसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई थी? तो ऑप्शन हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो सबसे पहले जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा की गई थी उसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो बनारस में है। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में की गई थी। प्रश्न नंबर 59 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, यानी सत्यार्थ प्रकाश की लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 60 है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो जन गण मन गाया गया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता अधिवेशन 1911, इसमें गाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर जो हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। और इन्होंने सबसे पहले बांग्ला भाषा में रचना की थी, उसके बाद इसका हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ और 1911 में सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में हुआ था? तो फ्रेंड्स, बंग भंग विरोधी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो 7 अगस्त 1905 से हुआ था। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए एक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं उन्होंने 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी ये बताना है। ऑप्शन हैं खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो खेड़ा सत्याग्रह है सन 1918 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, और फ्रेंड्स जो असहयोग आंदोलन है ये सन 1920 में हुआ, जबकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इस तरीके से जो सबसे पहले घटना हुई थी वो है चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था? ऑप्शन है हाथरस, बहराइच, अलीगढ़, फतेहपुर। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया गया वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के में किया गया है। ऑप्शन इसका जो है फ्रेंड्स सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलीगढ़ में। प्रश्न नंबर 65 है, 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा किसे संस्थान के शीर्ष विश्व भारती पुरस्कार 2020 द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन है डॉक्टर बिशन लाल गौड़, डॉक्टर कमला पांडे, चंद्रगुप्त श्रीधर वर्डेकर और प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे।
जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार कोविड-19 के संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले अभिभावकों के निराश्रित बच्चों के वयस्क होने तक अभिभावक देखभालकर्ता को प्रतिमाह कितने हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4,000 रुपये। यानी कि जिन भी अभिभावकों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है यानी जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, उनके अभिभावकों या उनके बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 67 है। 15 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है। तो अभी हाल ही में यूपी के सीएम ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चालू की है। ये मुफ्त कोचिंग के लिए योजना चालू की गई है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। 24 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में कहां पर ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है। तो अभी हाल ही में वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 69 है। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन है 1929, 1915, 1942, 1935। तो सबसे पहले कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव सबसे पहले रखा गया था। प्रश्न नंबर 70 है। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी। ऑप्शंस हैं भोला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर संप्रो और जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स बता दें कि 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी सर तेज बहादुर संप्रो, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और भोला भाई देसाई सभी ने की थी। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की थी इन वकीलों के समूहों की, तो वो थे भोला भाई देसाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। ऑप्शन देखते हैं। फ्रेंड्स, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 72 है। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई। ऑप्शन है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 110। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो मनी बिल है यानी कि धन विधेयक है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसमें अंतिम निर्णय दिया जाता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 73। तो भारतीय संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर भारत के मूल संविधान में पूछा जाए कि कितनी अनुसूचियां हैं तो 8 थी। प्रश्न नंबर 74 है। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है। ऑप्शन है 72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 71वां संशोधन अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम या 78वां संशोधन अधिनियम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पंचायती राज संस्थाएं थी वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा फ्रेंड्स स्थापित की गई थी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 368, 352, 356 और 256। फ्रेंड्स, 252, 256, 254
या 368। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो संशोधन करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 368 देता है। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, निम्न में सही जोड़े बनाइए। ऑप्शन है संगठन और मुख्यालय। पहला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यानी कि हमें सबसे पहले बताना है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑप्शन इसका 5 वाला सही होगा, यानी कि आप ए को 5 से मिलान करेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO रोम इटली में है। ऑप्शन इसका जो चौथा वाला है ये इससे मिलान होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तो सभी को पता होगा कि जिनेवा में है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में पड़ता है। ऑप्शन इसका 2, यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो ए जो है 5 का होगा, B 4, C 1, यानी कि 5 4 1 और 2। 5 4 1 और 2 किस में हम देखेंगे, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन B का 4 नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, 27-28 जुलाई 2021 के मध्य किस देश के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन भारत की यात्रा पर रहे थे। तो फ्रेंड्स, एंटनी जे ब्लिंकन जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, यानी कि अमेरिका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। ऑप्शन है शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। ये वाला बिल्कुल गलत उत्तर होगा, यानी कि ये नहीं है। पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, ये वाला भी गलत है, यानी कि ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग सेकंड तक बना रहता है, यानी कितनी देर तक बना रहता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 भाग यानी सेकंड तक बना रहता है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, रजत को दूर दृष्टि दोष हो गया है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो निकट दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष होता है, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए कॉन्वेक्स। प्रश्न नंबर 81 है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। ऑप्शंस हैं, वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगें कमजोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, वे प्रासरव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर सही वाला होगा वो ऑप्शन डी होगा, वे प्रासरव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन सा आवासीय बल है। ऑप्शंस हैं अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल या प्रबल नाभिकीय बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अपकेंद्रीय बल। प्रश्न नंबर 83 है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है स्कंदीकरण, इमल्सीकरण, अवशोषण या अधिशोषण। तो फ्रेंड्स, गंदले पानी का उपचार यानी गंदे पानी का उपचार फिटकरी द्वारा करने की प्रक्रिया स्कंदीकरण कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला सही होगा। न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 86 है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो फ्रेंड्स, 5 जगत वर्गीकरण जो है तो R.H. व्हिटेकर ने किया था। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है। तो रेड डाटा बुक में सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों का डाटा पाया जाता है। ऑप्शन
सी बिल्कुल सही होगा। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल पर जब होता है तो इसमें ये जो तापमान है बढ़ता है। तापमान हरित गृह गैसों की वजह से बढ़ता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किनमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है? तो फ्रेंड्स, लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण वर्ग जो युग्म होता है वो स्त्रियों में होता है, यानी कि स्त्रियों में एक्स टाइप के गुणसूत्रों का युग्म पाया जाता है, जबकि जो पुरुष होते हैं उसमें एक्स और वाई दोनों टाइप के पाए जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं गुणसूत्र वो 23वें टाइप के गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से जो एक्स होता है वो बड़ा होता है और वाई बड़े के अपेक्षा छोटा गुणसूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्रियों में युग्म पूर्ण युग्म वाले गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बीबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है तब यह प्रक्रिया जो होती है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को निरूपित करती है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर अब देखते हैं 91। प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 9 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है जो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 4 हैं, जिसमें से एक लखीमपुर खीरी भी है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे फ्रेंड्स CATS श्रेणी में भी रखा गया है, इसे भी याद रखेंगे। 93वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह कहाँ है? तो फ्रेंड, जहाँ पे भारतीय दलहन शोध संस्थान है उस जगह को कानपुर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है तेल शोधनशाला मथुरा में है, ये सही है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन उद्योग भदोही में सही है। एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र में सही है, यानी कि ऑप्शन इसका जो बी है वो बिल्कुल उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 96 है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन है तुरंत, आज, धीरज, घर पर। तो फ्रेंड्स, तद्भव शब्द की पहचान होती है कि उसमें जो रा होता है वो किसी अक्षर के ऊपर नहीं लगा, यानी उड़ता हुआ रा नहीं होता है। तो जो उड़ता हुआ रा होते हैं उससे तत्सम शब्द में लगाए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, घर पर। घर पर एक तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द। तो फ्रेंड्स, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? ऑप्शन है, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? 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 यानी कि ये थोड़ा सा जो पीछे लगे हुए चिन्ह हैं, जैसे एक में संबोधन चिन्ह है, एक में क्वेश्चन मार्क है, एक में कॉमा लगा हुआ है, तो इस तरीके से कौन सा सही होगा हमें ये बताना है। तो ये पूछ रहा है कोई, तो जाहिर सी बात क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो जब क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो हमारे हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, यानी क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। प्रश्न नंबर 100 है, पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है चंद्रमा, अवस्था, थकान, भूख। तो फ्रेंड्स, पुल्लिंग शब्द पहचान के लिए सबसे अच्छा तरीका है वाक्य प्रयोग, यानी कि यदि आप किसी भी शब्द का लिंग पहचानना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले वाक्य प्रयोग करिए। तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं भूख का, तो भूख लगती है, यानी कि स्त्रीलिंग है। थकान भी महसूस होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। अवस्था होती है, अवस्था होता है नहीं बोला जाएगा, यानी अवस्था होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग की पहचान करिए। चलिए
अब यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। सरकार, मोक्ष, संन्यास, पीपल। तो फ्रेंड्स इसमें जो स्त्रीलिंग है वो सरकार है। बाकी मोक्ष प्राप्त किया जाता है, पीपल का पेड़ होता है, संन्यास लिया जाता है। यानी कि ये सभी पुरुष पुल्लिंग है और ये वाला जो है सरकार होती है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे कहा जाता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक कहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, निम्नलिखित में से पूर्णकालिक क्रिया कौन सी? ऑप्शन है पिताजी स्नान करके पूजा किए, जल जीवन के लिए आवश्यक है, प्रकाश तथा पानी पाकर पेड़ बढ़ता है, मुझे एक पुस्तक चाहिए। तो इसमें पूर्णकालिक क्रिया हमें बतानी है कौन सी है। प्रश्न नंबर 103 है, इतना याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में जो पूर्णकालिक क्रिया है वो जो इसकी जो पहचान होती है फ्रेंड्स वो होती है कि जो कि एक क्रिया होती है समाप्त कर उसी क्षण किसी दूसरी क्रिया को करना स्टार्ट किया जाता है, तब उसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। पिताजी स्नान करके पूजा किए, यानी कि पहले स्नान कर चुके हैं उसके बाद से पूजा करना स्टार्ट किए, यानी एक क्रिया समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया करना स्टार्ट किए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। उपसर्ग के बारे में कौन सा कथन सही है? यह शब्दों के आगे जोड़ते हैं या शब्दों के पीछे जोड़ते हैं या शब्दों का विशेष अर्थ प्रकट नहीं करते हैं या हमेशा नकारात्मक अर्थ प्रकट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के आगे जोड़ते हैं। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, द्वापि का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 105 है, इतना याद रखना। द्वापि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो संधि विच्छेद है वो दो प्लस अपि होगा, यानी कि दो प्लस अपि ऑप्शन बी में है, तो बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वह होता है कौन सा समास? कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद को छोड़कर कोई तीसरा पद जो है प्रधान होता है वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कलेजे पर सांप लेटने का वो हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है और परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शंस हैं अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या उपमा अलंकार। तो इसका उत्तर जो फ्रेंड्स होगा वो हो जाएगा यमक अलंकार। यानी कि जब किसी वाक्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसका अर्थ अलग अलग हो तो उस वहाँ पे यमक अलंकार होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, उसके बाद में यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। साहित्य समाज का क्या है हमें ये बताना है। तो फ्रेंड जो साहित्य समाज का है प्रतिबिंब या मार्गदर्शक होता है। ऑप्शन इसका जो फ्रेंड्स सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डी वाला प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक। अभी फ्रेंड्स मैथ के प्रश्न आ चुके हैं। अब इनको अगर हल करेंगे तो एक ही वीडियो में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम आज सिर्फ जो देखेंगे वो जीएस कंप्यूटर का ही पार्ट देखेंगे। अब मैथ और इंग्लिश का पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 181, निम्न में से कौन सी पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑप्शन है मर्क्यूरी, पास्कल, कोबोल या फोर्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स मर्क्यूरी जो है पांचवी पीढ़ी की भाषा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब हुआ था? ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग सबसे पहले प्रथम पीढ़ी में किया गया था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा। कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? ऑप्शन है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट,
मेमोरी यूनिट या बेसिक यूनिट। तो फ्रेंड्स बेसिक यूनिट कंप्यूटर का घटक नहीं होता है, यानी पार्ट नहीं होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 183 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बाकी सभी तो होते हैं, लेकिन बेसिक यूनिट कंप्यूटर का घटक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 84, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स जो गणना करने के लिए अवयव होता है वो होता है जो हमारा कैलकुलेशन करने के लिए होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो उत्तरदायी होता है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स जो निबल होते हैं वो एक निबल में 8 बिट होते हैं। जो फ्रेंड्स बिट्स होते हैं 4 बिट्स, उसको एक निबल कहा जाता है, और 8 बिट्स के समूह को एक बाइट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 186, निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो फ्रेंड्स जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो कीबोर्ड और माउस हैं, जबकि मॉनिटर जो है तो आउटपुट डिवाइस है। इस तरीके से ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 187, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, शेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो 187 का ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। प्रश्न नंबर 88, ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत दर्जन से परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शंस हैं एक्सपेंशन, प्लग एंड प्ले, अपग्रेडिंग या अपसाइजिंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें जो सामान्यतः हार्डवेयर अवयव होते हैं, यानी कि जो कंपोनेंट होते हैं अधिक शक्तिशाली और परिष्कृत संस्करण के होते हैं। जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है उससे हम अपग्रेडिंग कहते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पासवर्ड यूजरों को के लिए सक्षम बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं सक्षम, सिस्टम में शीघ्र प्रवेश के लिए नहीं, ये तो नहीं होगा। समय का दक्ष उपयोग के लिए ये भी नहीं होगा। फाइलों की गोपनीयता रिटेन करने के लिए ये भी नहीं होगा। फाइल स्ट्रक्चर सरल बनाने के लिए, यानी कि इसमें कौन सा सही होगा, फाइल स्ट्रक्चर जो होती है, पासवर्ड जो होते हैं यूजर की फाइलों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम बनाते हैं, यानी कि ये जो ऑप्शन सी वाला होगा वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 90 है, विंडोज़ में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग। तो फ्रेंड्स जो शिफ्ट प्लस डिलीट का होता है इसको रिसाइकिल बिन में डाले बिना स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई अगर हमें आइटम को डिलीट करना है तो उसको हम रिसाइकिल बिन में बिना डाले हुए स्थायी रूप से परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 91 है, यूनिकोड प्रदान करता है, यानी यूनिकोड क्या प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स यूनिकोड होता क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यूनिकोड प्रत्येक भाषा के सभी अक्षरों के लिए एक विशिष्ट कोड प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि सभी भाषाओं के लिए एक विशिष्ट कोड प्रदान करता है। कंप्यूटर मूल रूप से नंबरों से संबंध रखते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर होते हैं वो सिर्फ मशीनी भाषा समझते हैं। मशीनी भाषा का मतलब 0 और 1 को ही समझते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये जो प्रत्येक अक्षर और वर्ण के लिए एक नंबर निर्धारित करके अक्षर और वर्ण संग्रहित करते हैं, इसी को विशिष्ट कोडिंग कहते हैं, यानी यूनिक कोड कहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन में अगर देखा जाए तो प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए एक विशिष्ट कोड होता है। अंग्रेजी भाषा के अक्षरों के लिए कोड होता है। प्रत्येक कंप्यूटर कंपनी को दर्शाने के लिए विशिष्ट कोड होता है। सभी कंप्यूटर प्रोग्रामों की जांच के लिए एक समान कोड होता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर हो जाएगा प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर्स के लिए विशेष कोड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है, तो फ्रेंड्स कोबोल जो होता है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
दशमलव भिन्न संख्या 0.8125 को इसके बाइनरी समकक्ष में बदले तो इसका जो बाइनरी समकक्ष होता है वो ऑप्शन डी होता है। इसको हम सही करने यानी बाइनरी संख्या निकालने का जो तरीका है आपको अलग से वीडियो बना के बता देंगे। फिलहाल इसका जो उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है? तो जो उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है वो ऑप्शन डी होगा, निकनेट। प्रश्न नंबर 95 है, इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इंटरनेट में पैकेट टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा। यदि कर्मचारी देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और उनका हर महीने मिलना जरूरी हो तो उपयोगी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कौन सी होगी? तो फ्रेंड्स यदि कर्मचारी अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और उनको एक साथ मिलना हर महीने मिलना ज़रूरी होता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये वाली तकनीक हम उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन हैं गूगल, अल्टीविस्टा, साइंस डायरेक्ट या आर्कुट। तो आर्कुट नहीं है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो फ्रेंड्स आर्कुट बिल्कुल नहीं। आर्कुट जो है एक सोशल नेटवर्क साइट है, बाकी सभी सर्च इंजन है। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? तो जो वेब पेज होते हैं वो एक दूसरे से हाइपर लिंक द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 99 है, एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है इसको प्रेजेंटेशन के लिए यानी प्रस्तुतियों के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रीव्यू मोड में आप क्या करते हैं? तो प्रीव्यू मोड में जो होता है तो अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने GS और कंप्यूटर का पार्ट अभी कवर किया है। आगे जो हम देखेंगे उसमें मैथ और इंग्लिश रीजनिंग के जो भी प्रश्न आते हैं बहुत इजी होते हैं, उनको पूछा जाता है इसमें। तो अगले वीडियो में हम उस पार्ट को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो हो सकता है आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।